Hello students, how are you? I hope you all enjoy very well at your homes. So welcome in the class 11th. This is the subject political science. See the picture of the book. This is the cover page of the book number Indian Constitution at Work. So today we will choose the chapter from this book. Let's start the chapter. The chapter is third chapter, okay? The name of the chapter is Election and the Representation. Students, I would like to declare in the beginning that this video is in two parts, okay? So in the very first part we will discuss about these topics. See here the cursor on the screen. In the very first part of this video we will discuss the topic introduction related to the name of the chapter, then elections and democracy. Next, the very important topic, the first past the post system, FPTP. Okay. Then proportional representation, reservation of the constituencies. So today we will discuss this topic, and in the second part of this video, we will cover these following topics, that the free and fair elections, independent election commission, electoral reforms. So students, I suggest you don't miss the part 2 also, okay? So stay connected and watch the video till the end. Now let's start the part A. This is the part A of chapter number 3. See the very first page of the chapter book, Election and Democracy, okay? तो हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी पहले क्या है. डेमोक्रेसी मॉडर्न टाइम में, आज की डेट में डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन लोगों की कैसी होती है, किस लेवल तक करती है, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट के 3 लेवल्स हैं, सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है और लोकल लेवल है. तो लेट्स सी स्टूडेंट्स कि हमारे जो वोटर्स हैं, पीपल है, उनकी पार्टिसिपेशन कितनी ज़्यादा किस लेवल पे होती है और इसका कौन सा वे है. एक्चुअली जब पीपल वोट करके अपनी गवर्नमेंट खुद बनाते हैं, उस ऐसी गवर्नमेंट को हम बोलते हैं डेमोक्रेसी. दिस इज द पीपल्स गवर्नमेंट, ओके. वी मस्ट रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन. व्हाट ही सेड अबाउट द डेमोक्रेसी? He gave the definition that democracy is the government of the people, for the people and by the people. डेमोक्रेसी कैसी गवर्नमेंट है जिसको लोग बनाते हैं, ये लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के लिए वर्क करती है और लोग ही इसको चूज करते हैं, बाय द पीपल, ओके. तो डेमोक्रेसी में फर्स्ट क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं. सी हियर द पिक्चर. तो इलेक्शंस जो है दे आर द कार्निवल ऑफ द डेमोक्रेसी. ये आपको पिक्चर दे रहे हैं और ये मे कम इन द एग्जाम्स ऑल्सो एज द 5 मार्क्स पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन. इसमें अपने देखना है कि ये जितने भी कार्टून फिगर दिखा रहे हैं क्या ये ट्रू डेमोक्रेसी की पिक्चर है, ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज द इलेक्शंस. इलेक्शंस होते क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए. लेट्स हैव द मीनिंग ऑफ इलेक्शंस. सी द मेथड फॉलो टू चूज दिस रिप्रेजेंटेटिव इज रेफर्ड टू एज एन इलेक्शन. मतलब अगर हम डेमोक्रेसी में अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं उसको हम इलेक्ट करना बोलते हैं, और जिस वे से उनको चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं, दैट इज इलेक्शंस. और इंडिया में जो इलेक्शंस हो रही हैं, ओके, आई हैव रिटन द वर्ड ES. एक्चुअली दिस इज द इलेक्शन सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम है इंडिया का. किस वे से हमारे पास इलेक्शंस हो रही है, उनके फीचर्स क्या है. इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम के जो इलेक्शंस हैं उसके यूनिक फीचर्स हैं. तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. Students, we will discuss all these topics in the detail, okay. Then दूसरा हमारा जो इलेक्शन का मेन फीचर है दैट इज जॉइंट इलेक्टोरेट. थर्ड इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस, सीक्रेट बैलेट सिस्टम, इलेक्शन पटिशंस. मीन्स अगर हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम भी आ जाए, वी कैन अपील इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पटिशन फाइल दायर तो उसकी पेश कर सकते हैं. तो ये हमारे इलेक्शंस के जो इंडिया का इलेक्शन सिस्टम है इसके कुछ मेन फीचर्स हैं. सी हियर, ये जितने भी टॉपिक्स हैं दे आर टेकन फ्रॉम योर NCERT बुक. उसमें सिस्टमेटिक जो टॉपिक्स हैं वी विल डिस्कस देम ऑल. सो स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड टिल द एंड. पूरी वीडियो को जरूर देखें. लिसन द लेक्चर वेरी केयरफुली इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म, ओके. ये टफ नहीं है बट ये आपको अगर इजीली समझना है तो इसको अपने प्रॉपर फोकस करना है, ध्यान से सुनना है.
नाउ डेमोक्रेसी में हमने देखा कि दो तरह की डेमोक्रेसी में इलेक्शन हो सकती है। एक तो डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, उसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। दूसरी इनडायरेक्ट इलेक्शन अगर हो रही है तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की। ये आपका फिगर देख रहे हो बुक में। तो इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो पीपल हैं दे वोट फॉर देयर प्रेफर्ड कैंडिडेट्स, जिसको वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा लाइक करते हैं, उसको वोट करते हैं। और यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा इलेक्शन में, किसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, वोट और सपोर्ट लेके चलते हैं। तो ये एग्जांपल है कि इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1984 द कांग्रेस पार्टी दैट केम इनटू पावर बाय विनिंग 415 total seats out of 543 seats in the Lok Sabha. Okay, actually this was more than 80% सीट। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड था कि कांग्रेस पार्टी ने 1984 के इलेक्शंस में इतनी सीट्स जीती। ये आपका एक फिगर दिखा रहे हैं कि वोटर किस वे से अपनी वोट किसी प्रेफर्ड पार्टी को या किसी प्रेफर्ड कैंडिडेट्स को देते हैं जिसको वो लाइक करते हैं। नाउ जो हमारी डेमोक्रेसी थी, अगर ओल्ड टाइम में बात करें, एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में, तब लोगों में जो था एक सिस्टम था वोट करने का, वो डायरेक्ट वोट करते थे क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन बहुत स्मॉल थी। जो वो साइज था स्टेट्स का, उनकी किंगडम था, दैट वाज आल्सो वेरी स्मॉल, तो इजीली पीपल कैन पार्टिसिपेट। तो आजकल की डेट्स में नाउ डेज वी आर हैविंग वास्ट पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द पीपल टू बी टुगेदर और टू गैदर एट द सेम प्लेस टू पास द वोट। तो आजकल के सिस्टम में हमारे पास इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम लोग पहले अपने कैंडिडेट्स लोकल लेवल पे या स्टेट लेवल पे चूज करते हैं, फर्दर वो कैंडिडेट्स अपने में से आगे दूसरे कैंडिडेट्स को चूज करते हैं। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट में हम जिसको अपनी वोट सीधे डाल देते हैं, जैसे हमने काउंसलर चूज किया, पंचायत की वोटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर की वोटिंग है वो डायरेक्ट होगी। जो प्रेसिडेंट की वोटिंग है वो क्या होगी, इनडायरेक्ट। हम पहले अपने कैंडिडेट्स, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चूज करते हैं, फर्दर वो आगे मिलके एक कैंडिडेट चूज करते हैं। तो ये हो गया हमारे इनडायरेक्ट सिस्टम। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द FPTP। ये बहुत आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। इट्स नॉट टफ वन बट इट्स अ यूनिक वन। आपने इसको पहले नॉर्मली लैंग्वेज में नहीं सुना होगा। द फर्स्ट पास द पोस्ट, FPTP, इसका मीनिंग क्या है? द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। एक्चुअली स्टूडेंट्स इसको सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम बोलते हैं। जो जितनी बड़ी पार्टीज हैं, लार्ज बड़ी पार्टी हैं, जब वो वोट्स डालते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, कोलिजन गवर्नमेंट मतलब कंबाइंड गवर्नमेंट बना लेते हैं कई केसेस में, तो कई पार्टीज को एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता है। जैसे 4 पार्टीज ने मिलके वोट अपनी कोलिजन गवर्नमेंट बनाई है, तो जैसे एक पार्टी को 40 वोट्स मिले हैं ज़्यादा वोट से, दूसरी को 20 मिले हैं, तीसरी को ओनली 5 मिले हैं, लेकिन कंबाइंड बना रहे हैं लेकिन और अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो जो मिनिमम वोटिंग है उनको भी एक बेनिफिट मिल जाता है। तो इसको डिटेल में देखते हैं हम। FPTP, एक्चुअली FPTP में क्या होता है? इन दिस द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरेट दे कास्ट देयर वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर ओन चॉइस। एक तो बात क्लियर होगी कि जो लोग हैं उस इलेक्टोरेट में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपनी पसंदीदा जो उनका कैंडिडेट है, रिप्रेजेंटेटिव, उसको बनाते हैं, उसको वोट देते हैं। और जो सबसे ज़्यादा वोट्स लेते हैं, मोस्ट वोट्स, द कैंडिडेट हु रिसीव द मोस्ट ऑफ द वोट्स, सीधा कर्सर मोस्ट बोला मैंने, मेजॉरिटी नहीं बोला, ओके। सबसे ज़्यादा वोट्स लेते हैं तो उसको हम विनर डिक्लेयर कर देते हैं। अब इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैंडिडेट ने मोस्ट वोट लिए हैं, मेजॉरिटी नहीं ली। मेजॉरिटी मतलब अगर 2/3 मेजॉरिटी है, 66% वोट्स नहीं मिले, लेकिन अगर उसको 40 भी मिल गए, 50 भी मिल गए, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा है, तो वो क्या बना लेते हैं, अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। इस केस में अगर मेजॉरिटी नहीं भी मिली तो दूसरे के साथ कोलिशन गवर्नमेंट, उनको कोलाइड कर लेते हैं, दूसरी स्मॉल पार्टीज को भी अपने साथ जो विलिंग है उनको ऐड कर लेते हैं। तो एक्चुअली जो FPTP है ये प्लूरैलिटी वोटिंग सिस्टम है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो यूज टू इलेक्ट द MPs। ये इंग्लैंड में और वेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत वहाँ पे माना जाता है सिस्टम को, FPT, और इंडिया में भी ये सिस्टम बहुत फेमस है। सो दिस सिस्टम मेक्स द पॉसिबल
for parliamentary government to function smoothly and effectively by facilitating the formation of stable government। तो ये माना जाता है कि ऐसे स्टेबल गवर्नमेंट, बार बार टूटती नहीं है गवर्नमेंट, परमानेंट गवर्नमेंट है क्योंकि सारे अपनी मर्जी से वहाँ पे कोलिजन में आए हैं या फिर लोगों ने उनको ज़्यादा वोट दे के जिताया। ओके, लोगों ने मैक्सिमम वोट दिए तो ये लोगों की गवर्नमेंट होती है, तो इसको स्टेबल गवर्नमेंट मानते हैं, मान के चलते हैं ज़्यादा देर तक चलेगी। एंड द FPTP सिस्टम हैज़ प्रोवाइडेड टू द सिंपल familiar to the ordinary and help the large parties to win clear majority। तो इसमें ये भी माना जाता है कि लोग चूज करते हैं, लोग जिसको मैक्सिमम वोट देते हैं, सेंटर में, स्टेट में या लोकल गवर्नमेंट्स में, ये क्लियर मेजॉरिटी उनकी होती है, पता चल जाता है कि क्लियर मेजॉरिटी है। तो इससे जो पॉलिटिकल पार्टी, कई पॉलिटिकल पार्टी से डिस्करेज भी होती है, क्योंकि जो कई बार मिनिमम वाले जो पार्टीज़ हैं वो कोलैबोरेट कर लेते हैं बड़ी दूसरी पार्टी से, तो जो मिडल हैं वो बीच में रह जाती हैं। कई बार ऐसे होता है कि एक ही कास्ट कम्युनिटी से वोट्स होती है, तो इससे दूसरी पार्टी को थोड़ा लॉस हो जाता है। फॉर एग्जांपल किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पार्टी और उनके पर्टिकुलर रिलीजन की या कास्ट की पार्टी है, उनको ज़्यादा वोट्स मिलकर दूसरे जो नॉन कास्ट, नॉन कम्युनिटी है वहाँ की, उनको थोड़ा बेनिफिट कम मिलता है। Now see, this is the comparison of FPTP and PR। PR means proportionate representation। तो दोनों सिस्टम में एक तरह का क्या दिखाया गया, हमें कंपैरिजन दिखाया गया है। FPTP आपको समझ आ गया, ये कॉमन सिस्टम है, जिसको ज़्यादा वोट्स मिलती हैं उसको हम विनर डिक्लेयर कर देते हैं। इसमें मेजॉरिटी मिले ना मिले हम ये नहीं देखते, लेकिन इसमें कंट्री जो है, कंट्री को, पूरे कंट्री को छोटे छोटे जोग्राफिकल पार्ट्स में, यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं जब वोट्स होती हैं। उन यूनिट्स को हम कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं या डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब पूरे एरिया को। जैसे लोकसभा की इलेक्शन है, जितनी हमारी लोकसभा में सीट्स हैं टोटल 545 सीट्स हैं, या इससे आजकल ज़्यादा है, 515 तक होगी। तो ये सारे जो यूनिट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज है, इनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दूसरी साइड में जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, इसमें पूरे कंट्री को बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जोग्राफिकल एरिया में बड़े यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, स्मॉल यूनिट में नहीं करते। और कई बार तो ऐसा भी होता है द एंटायर कंट्री में भी सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरे का पूरा एक ही यूनिट होता है। ओके, तो इसमें मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एक एरिया से, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, एक जोग्राफिकल यूनिट से एक से ज़्यादा हमने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। और इस साइड में FPTP में क्या होता है, छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हर एक में एक को ही चूज करना है। ओके, और जिसको ज़्यादा वोट मिले, मोर वोट्स मिल गए, वो सीट जीत गई। यहाँ पे वोट्स हमने कैंडिडेट को देते हैं कि किस पार्टी का वो कैंडिडेट है, जितने कैंडिडेट्स ज़्यादा जीतेंगे मतलब पार्टी जीत गई। इस साइड में हमने कैंडिडेट्स को कम, उनकी पार्टी को ज़्यादा सीट्स देते हैं, देखते हैं कि पार्टी को कितनी सीट्स मिली है। ओके, तो ऐसे इलेक्शंस इजराइल में और नीदरलैंड में होती है। ये जो FPTP है ये यूके, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, और इंग्लैंड, यूके मीन यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में, और इंडिया में ये फेमस है। सो दिस वाज द कंपैरिजन फ्रेंड्स, लर्न इट एंड वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नाउ सी, जो PR वर्क सिस्टम है, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम है, राज्यसभा में अगर हमने अपने कैंडिडेट्स को इलेक्ट करना है, चूज करना है, तो क्या करेंगे, ये एक मेथड दिया हुआ आपको कि जितने टोटल वोट्स हैं, जितनी पोलिंग हुई, टोटल वोट्स पड़ी, और जितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमने इलेक्ट करने थे +1, इन सबको ओवरऑल +1। तो इस वजह से हम निकालते हैं ये कौन सा फॉर्मूला है हमारा, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला। ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है, क्योंकि आम लोगों की, जो कॉमन वोटर्स हैं, उनकी समझ में नहीं आती। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें से हम जो प्रेसिडेंट की वोट्स हैं वो इनडायरेक्ट वे से करते हैं, जो हमारे MLAs हैं फर्दर वो आगे नए कैंडिडेट्स चूज करेंगे हायर लेवल पे। तो इसके लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। सो स्टूडेंट, रीड दिस पेज वेरी केयरफुली फ्रॉम योर बुक। ओके, एंड सी, ये जो प्रोसेस है कितने कंट्रीज में हो रहा है, और इसमें कितने जो वोट्स है। एक्चुअली यहाँ पे वोट्स किसी का भी वेस्ट नहीं जाता। फॉर एग्जांपल सिंपल सिस्टम में जो कैंडिडेट्स वोट डालते हैं, जो जितने भी हमारे वोटर्स हैं वोट डालते हैं, जिन वोटर्स ने वोट ज़्यादा बड़ी पार्टी को डाली और जिनकी डाली हुई वोट की पार्टी जीत गई, उनकी वोट की तो वैल्यू होगी। बाकी कैंडिडेट्स जिनकी डाली हुई वोट्स के जो पार्टी लीडर्स हैं
या पार्टी है वो विन नहीं हुई तो वो डिफीटेड होगी, एक्चुअली उनकी वोट उनको फील होता है कि वेस्ट होगी। बट यहाँ पे जो प्रोपोर्शनेट सिस्टम है, जब प्रोपोर्शन दिया जाता है प्रॉपर सीट्स को, तो इनडायरेक्ट सिस्टम में ये प्रोपोर्शनेट सिस्टम के बेस पे हम प्रेफरेंस देते हैं कैंडिडेट्स को। जैसे 4 कैंडिडेट हैं, हमने उनको प्रेफरेंस दी ए, बी और सी। कितने लोगों ने कितने कैंडिडेट्स को ए नंबर पे रखा, मतलब सबकी वोट कहीं ना कहीं उनकी काउंट हो जाती है। नाउ सी, अब जो हमने FPTP सिस्टम पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कोलिजन पार्टी बनी, रूलिंग पार्टी बन गई। रूलिंग पार्टी इज हैविंग द मेजर लीडर्स। ओके, अब जिसको कम वोट मिले हैं that performs as a opposition. Okay, so see this cartoon very carefully. This may also come as a 5 marks picture based question. Okay, एग्जाम में ये 5 नंबर का पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से देखो। पिक्चर को आपने बहुत ध्यान से देखना और समझ लेना है। ये नीचे इसके मेंशन है जितने ये रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हैं, दे आर ट्राइंग टू लिसन द टाइनी अपोजिशन, मतलब आप टाइनी अपोजिशन स्मॉल, जिसको वीक शो कर रहे हैं, क्योंकि बड़े लीडर जिनको लोगों ने सपोर्ट किया उनके पास पावर है। अब जो अपोजिशन है उसकी बात को ये कैसे सुन रहे हैं, उसको कितनी प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये हमारा एक सिनेरियो कार्टून में डिपिक्ट किया गया है। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन क्या है, लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हमने छोटे जो हमारी कैटेगरी के लोग हैं, अनडिप्राइव्ड सेक्शन है, जिनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिली, तो अभी जिनको अपलिफ्ट करना है, उनको डेवलप करना है, फॉर देयर डेवलपमेंट और अपलिफ्टमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन सम प्रोविजंस एंड रिजर्वेशन इज़ वन ऑफ दैम। रिजर्वेशन के थ्रू क्या करते हैं, जो हमारे डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनको हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकसभा में और इवन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें, लोकल कॉन्स्टिट्यूशन में, उन लोगों को एक रिजर्वेशन दी है, रिजर्व्ड सीट्स उनके लिए हैं। और ये रिजर्वेशन पॉलिसी इलेक्शन में भी है, इवन एजुकेशन में और जॉब्स में भी रिजर्वेशन पॉलिसी है। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे खुद कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव करता है इक्वालिटी बेस पे, इन लोगों को इक्वल रखने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन दी गई है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन है क्या स्टूडेंट्स? देखो मैंने बहुत की जो लाइन्स उनको हाईलाइट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, एक्चुअली जब हमारी वोटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी, सी हियर कर्सर को देखो, अब किस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व रखा है। रिजर्व का हमने पढ़ा है भी, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ सीट्स हमने रिजर्व करनी है, कॉन्स्टिट्यूंसीज उनमें रिजर्व करनी है। तो ये डिसीजन कौन लेता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होगी, ओके, और किन बेसिस पे ये डिसीजन लिया जाता है। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाता है जो ये डिसाइड करता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व रखना है। ओके, तो डिलिमिटेशन कमीशन क्या हो गया? डिलिमिटेशन कमीशन इज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट वर्क्स the collaboration with the election commission of India. It is approved for the purpose of drawing up the boundaries of constituencies all over the country. पहली बात, ये हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट कमीशन है। इसका मेन काम क्या है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी को हमने रिजर्व डिक्लेयर करना और उसकी कितनी बाउंड्रीज है, कितना दायरा है, ये सारा जो भी प्रोग्राम है ये कौन फिक्स करता है? डिलिमिटेशन कमीशन। इसको इलेक्ट कौन करता है? इसको हमारा प्रेसिडेंट इसको अप्रूवल देता है, इसको अपॉइंट करता है। और किसके साथ मिलके काम करता है? इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके ये। स्टूडेंट्स, तो आज तक के लिए हमने इतना ही करना है। नेक्स्ट टॉपिक में पार्ट 2 में हम अपनी बाकी टॉपिक्स लेके आएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई सजेस्ट यू अगेन टू स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज उस वीडियो में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन के टॉपिक्स हैं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड and stay connected till the part 2. Till that, stay safe and thanks for being here.